नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। विधान परिषद में विपक्ष में जमकर बरसे सीएम योगी, बोले हर अच्छे काम का विरोध सपा की आदत, मुल्ला मौलवी बनने के बजाय बच्चों का वैज्ञानिक बनना जरूरी। कन्नौज में अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले भगवा वस्त्र पहनने वाला हर कोई साधु नहीं, रावण भी साधु के ही वेश में आया था। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार अलर्ट, कुछ और आईपीएस अफसरों को प्रयागराज भेजा गया। शाम 4 बजे से पांटून पुल नो व्हीकल जोन घोषित। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए सपा नेता अब्दुल्ला आजम, हरदोई जेल से बाहर समर्थकों की भारी भीड़। सभी 45 दर्ज मामलों में अब्दुल्ला को मिली जमानत। शिवरात्रि पर्व को लेकर शिव मंदिरों में तैयारी पूरी, प्रशासन ने सुरक्षा के किए चाक चौबंद इंतजाम। काशी विश्वनाथ में 27 जनवरी तक वीआईपी दर्शन बंद। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, पश्चिमी यूपी में 3 दिन बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बांदा से अहम खबर है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की कार को सफारी ने मारी है टक्कर। इस दौरान कार सवार 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हुई है। दुर्घटना में 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं। मृतक राजस्थान के व्यावर और नागौर जिले के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सफारी गाड़ी ने आपको बता दें कार में टक्कर मारी है, खड़ी कार में टक्कर मारी है। महाकुंभ में स्नान के लिए ये सभी जा रहे थे। सफारी गाड़ी में सवार सभी घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। मृतक राजस्थान के व्यावर और नागौर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सफारी गाड़ी ने खड़ी कार में टक्कर मारी है। और भगत सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है, 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की कार आपस में टकराई है, क्या है पूरा मामला? मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हाईवे का है, जहाँ 14.4 किलोमीटर क्रमांक पर 2 गाड़ियों में टक्कर हुई है। हालांकि 3 लोगों की मौत हुई है और लगभग 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनका उपचार जारी है। मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ के जो अमृत स्नान है 26 तारीख का महाशिवरात्रि का, उसमें स्नान करने के लिए ये लोग जा रहे थे, जिसमें गाड़ी खड़ी इंतजार थोड़ा सा खड़ा कर लिया था। तभी आते हैं पीछे से गाड़ी ने सामने वाली गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस तरीके से महाकुंभ में लगातार भीड़ बढ़ रही है, यहाँ एक्सीडेंट हो या घटनाएं, ये लगातार अभी भी जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इस तमाम घटनाओं के बाद भी लोग कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेन में भी भीड़ देखिए या फिर रोड पर, कहीं भी रुकने का नाम नहीं है। लगातार दुर्घटनाएं इस तरीके के बाद भी लोगों का हौसला कम नहीं कर पा रही हैं। लोग लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके महाकुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं और कल के स्नान में जिस तरीके से भीड़ यहाँ से निकली है, निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। भगत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की कार जो है वो टकराई है, सफारी कार ने इस कार में टक्कर मारी। इस दौरान जो घायल सभी 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली अहम खबर है, राज्यपाल ने सभी एमएलए मंत्रियों को किया है आमंत्रित। 28 फरवरी को सभी विधायक और मंत्रियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। शाम 7:30 बजे राजभवन में रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया। सभी 403 विधायक और 56 मंत्री रात्रि भोज में आमंत्रित किए गए हैं। विधान परिषद सदस्यों को भी रात्रि भोज में बुलाया गया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी रात्रि भोज में होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रात्रि भोज में शामिल होंगे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति भी आमंत्रित किए गए हैं। तो राज्यपाल का सभी एमएलए मंत्रियों को निमंत्रण।
28 फरवरी को सभी विधायक और मंत्रियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। शाम 7:30 बजे राजभवन में रात्रि भोज का कार्यक्रम। और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, राजभवन में राज्यपाल के द्वारा सभी विधायकों मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। राजभवन में यह रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया है। क्या कौन कौन से लोग यहां पहुंचने वाले हैं? मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के भी पहुंचने की संभावना है। बाकी सभी मंत्री और एमएलए भी शायद पहुंचने वाले हैं। देखिए मनोज, जिस तरीके से इस समय विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान राज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ था तो वहां पे कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली थी। खासतौर पे विपक्ष ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन उसके बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होता है और संबोधन के बाद से जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप जिस तरीके से अपने राज्यपाल को नाराज करते हैं और राज्यपाल को भाषण छोड़ के जाना पड़ता है, ये काफी चिंता का विषय है। ऐसे में आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। इस सब के बाद, सारी घटना के बाद अब राज्यपाल ने खुद जो है इन सभी मंत्रियों को जो है आमंत्रित किया है और साथ ही साथ जो विधायक हैं, 403 विधायक हैं, सभी को आमंत्रित किया है। यानी कि 403 विधायक होंगे और इसमें 56 जो है मंत्री हैं, वो सभी लोगों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। ये 28 फरवरी की डेट होगी। 7:30 बजे जो है सभी राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर भोजन करते हुए राज्यपाल के साथ नजर आएंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा उस दिन की जिस तरीके से सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को बुलाया गया है, अपने राजभवन बुलाया है। वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम है वो मौजूद रहेंगे। 56 जो यहाँ पे मंत्री बनाए गए हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री हैं, जो पूरी मंत्रिमंडल है वो सभी मौजूद रहेंगे। विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में सभी राज्यपाल ने सभी को आमंत्रित किया है। जी निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विधान परिषद सदस्यों और विधान सभा में एमएलए, सभी एमएलए और मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। शाम 7:30 बजे ये भोज आयोजित होगा। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाशिवरात्रि के एक दिन पहले गोरखपुर दौरे के लिए पहुंचे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर में जलाभिषेक और पीपीगंज के भरोहिया स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने दौरे पर मुख्यमंत्री, आपको बता दें, गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने आज गोरखनाथ मंदिर में शिवा अवतारी महायोगी श्री गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर सभी के सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने अपने पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें कि कल सीएम योगी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे से भीड़ एवं व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उन्होंने मंदिर परिसर में साफ सफाई और ट्रैफिक प्रबंधन आदि की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। विधान परिषद में सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर से लेकर महाकुंभ के आयोजन तक मुद्दा छेड़ा। विपक्ष की ओर से तमाम कार्यक्रमों में बाधा पैदा किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन के पहले कई प्रकार की बातें कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, आयोजन हो जाएगा। अब जब लोग आ गए तो इनकी भाषा सुन लीजिए। कुछ यही स्थिति राम मंदिर आंदोलन के दौरान थी। सीएम योगी ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर कहा कि तमाम तरह की बातों के बाद भी महाकुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सवाल किया गया कि आयोजन को आप कर पाएंगे। सीएम ने कहा कि हर स्तर पर हमारा विरोध किया गया। जो कॉरिडोर बनाए गए, ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्होंने जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षयवट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षयवट पहले से है या किला पहले से है? अक्षयवट है। अक्षयवट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, प्राचीन ग्रंथों में इसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां,
सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है वहां। अब दृष्टिकोण तो देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। यह सरकार का पहले दिन का संकल्प है। हम हर बच्चे के साथ वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं। उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे। क्या आपका पीडीए ढोंग नहीं है? आप किसकी बात कर रहे हैं इसके नाम पे? मैंने इंसेफ्लाइटिस की चर्चा आपके सामने की। इंसेफ्लाइटिस से तो जो कालकल्पित होने वाले बच्चे थे, आपके लिए जातिवादी हो जाति उसके दायरे में मान सकते हैं। आपकी एक प्रकार का जो आपका रिजर्वेशन रहा है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति, वंचितों के प्रति, मैं उस बात को मान सकता हूं, लेकिन अल्पसंख्यक को तो आप अपना वोट बैंक मानते थे। वे भी बच्चे कालकल्पित होते थे। आपने उसको वोट बैंक के दायरे में सोच के देखा है। हमने उसको प्रदेश के बच्चे मान करके, प्रदेश की संपदा मान करके, ये मानकर अपनी जिम्मेदारी के साथ जोड़ करके देखा। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। ना मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, ना आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार भी मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान रख सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है दोनों सदनों में, उसका जो आचरण था वह किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभाव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया, और काशी में भी कमोवेश यही स्थिति वहां पर देखने को मिली है। आपको मैं कुछ और भी आंकड़े बताना चाहूंगा कि 24 में मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थ यात्री, वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे थे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा है। मथुरा वृंदावन में 8.5 करोड़, तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ में 73 लाख तीर्थ यात्री पहुंचे हैं 2024 में। और 2025 तो सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहा है। और इसीलिए जब मैं इन आंकड़ों की बात कर रहा हूं तो महोदय मुझे कुछ चीजें बहुत उसके साथ बोलनी है कि जिनको जो दृष्टि दी गई है उस दृष्टि के अनुसार उन्होंने कुंभ का आंकलन किया और सचमुच प्रयागराज में आईना दिखाने का काम किया है देश के लोगों को, जो लोग भारत और भारतीयता को, सनातन परंपरा को अक्सर कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते थे। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है।
उपहास, विरोध और अंततः स्वीकृति। आपने इन तीनों अवस्थाओं से देखा होगा। हमने जब, चाहे वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों में एक साम्यता देखने को मिली। विरोधी दलों ने प्रारंभ में हमारा उपहास किया, कहते थे क्या राम मंदिर बना देंगे। हम लोग हंसते थे, हम लोग तो यही कहते थे यार ये संघर्ष तो इसी काम के लिए है। लोग कहते थे सफल हो जाओगे, हम कहते थे जरूर सफल होंगे। हमारा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, ईश्वर की कृपा पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अवश्य हम सफल होंगे। लेकिन इन लोग तब भी हमारा उपहास करते थे। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवा वस्त्र पहनने मात्र से कोई साधु नहीं बन जाता। रावण भी सीता माता का अपहरण करने साधु के वेश में आया था, इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत पर कोई मदद नहीं की। आवाज उठाने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर सिर्फ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। अखिलेश ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि समाजवादी शब्द संविधान में है। उन्होंने 100 नंबर और एम्बुलेंस सेवा को बर्बाद कर दिया। अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पिछले 9 बजटों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकार समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही। ये भाषा किस ओर इशारा करती है? क्या भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को, वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो है कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। इन्होंने हर चीज को खराब कर दिया। ये इनका बस चले तो ये एक्सप्रेसवे को भी खुदवा दें। इन्होंने महाकुंभ में तमाम हमारे श्रद्धालुओं की जान ले ली, कोई मदद नहीं की। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी श्रद्धालु जिनकी जान गई है सरकार मदद करे, 50-50 लाख उसकी पहुँचाए घर परिवार वालों के लिए, और उनकी भी मदद करे जो एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई, जो आए थे, जो स्नान करने आए थे, घर लौटे जब जान चली गई तो उनकी भी मदद सरकार करे। भैया अब्दुल्ला, मैं अपने नौजवानों से, गरीबों से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने नए काम करके दिखाए थे। चाहे वो एम्बुलेंस जो गांव-गांव जाती है मदद करने, वो समाजवादी एम्बुलेंस है। हमारे मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि समाजवादी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का है, और इसलिए हम लोगों ने बनाया था ये 100 नंबर और एम्बुलेंस की सेवा, जिससे गांव गरीब अपने घर पर मदद ले ले उनसे। एम्बुलेंस गांव घर पहुंचती थी, 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंचती थी। अगर 100 नंबर और एम्बुलेंस
और अस्पतालों को किसी ने बर्बाद किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी नहीं है। उम्मीद है कि जिस तरीके से कोर्ट ने पक्ष में फैसला लिया है, सभी लोगों के कोर्ट केस भी खत्म करेगा और इसी तरीके से आप देखेंगे जितने भी समाजवादी लोगों को झूठा फंसाया है, चाहे वो आपके आजमगढ़ के विधायक रमाकांत यादव हों, एक हमारे प्रजापति जी हैं अमेठी के, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्दी उनके केस वापस हो जाएंगे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद बुला करके जो हमारी सरकार में मंत्री थे जिन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी पत्नी को खुद आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कि बहुत जल्दी जेल से छुड़वा देंगे। इसी तरह इरफान सोलंकी जो जेल में, वो भी छूटेंगे। तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम मोहम्मद आजम खान साहब, न केवल उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा, बल्कि न्यायालय उनके केस भी खत्म कर देगा। पिछले 9 बजटों में अगर हम देखें तो हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं सरकार कर पा रही है, और अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो अभी तक की डबल इंजन की सरकार में गांव की तस्वीर कुछ और होती। यही सरकार जो खाद नहीं दे पा रही है, ये सरकार समय पर बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है, यही सरकार बीजेपी की कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रही है। अगर हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है तो उसकी भी सरकार भरपाई नहीं कर पा रही है। किसानों को जहां मेहनत करके अपनी फसल तैयार करने का मौका मिलता है, वहीं 2 सींग वाले भी परेशान कर रहे हैं। हर खेत की रखवाली करनी पड़ रही है और हमारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। 9 साल में इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। सोचिए आप, अगर नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका भविष्य क्या है, और अगर नौजवानों का भविष्य नहीं है तो हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। चलिए, मैं चैनल के लोगों को बधाई देता हूं, और जनता, ये जो देश की और प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को बर्बाद किया है, हमारे भाईचारा को, ये योगी जी को भेज देंगे इसकी लाइफ के लिए। अभी पढ़ ले रहे, ये जो बिजली का इंतजाम, ये अभी तो बीरपुर वालों ने मुझे दिया है बहुत सारे कागज। ये जो बिजली के बारे में मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। रुकेंगे अगले अहम खबर का। खबर आगरा से है, जहां आईएएस रितु सुहास ने 2019 में मिसेस इंडिया का खिताब जीता था। एक बार फिर ताज महोत्सव 2025 में अपनी कलात्मक प्रतिभा से दर्शकों को उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया है। ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्प ग्राम में 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक आयोजित इस वर्ष के महोत्सव की थीम धरोहर थी, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया। महोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण धरोहर कार्यक्रम था, जिसमें शानदार प्रदर्शन किया गया। मां गंगा की कहानी पर नृत्य नाटिका भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के गहन सार को दर्शाती है। आईएएस रितु सुहास, जो सांस्कृतिक और सरकारी पहलों में अपनी गहरी भागीदारी के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक असाधारण प्रदर्शन किया जिसने व्यापक प्रशंसा अर्जित की। अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से परे रितु सुहास ने लगातार सरकारी योजनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल ने सार्वजनिक सेवा और कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित किया। ताज महोत्सव एक गतिशील मंच के रूप में काम करना जारी रखता है, जो देश भर के कारीगरों, कलाकारों और सांस्कृतिक उत्साही लोगों के साथ एक साथ लाता है, जिससे भारत की विविध विरासत के लिए अधिक प्रशंसा को बढ़ावा मिलता है।